हे गाइस, इस वीडियो पे हम लास्ट वर्क करने जा रहे हैं सिंथेटिक पॉलीमर्स का। तो इसमें हम रबर्स के बारे में पढ़ेंगे। ये आपका लास्ट टॉपिक है। तो इसमें आपके दो इंपॉर्टेंट रबर्स आते हैं। आपका नेचुरल रबर होता है, दूसरा आपका सिंथेटिक रबर्स होते हैं। इससे प्रीवियस वीडियो पे हमने यहाँ पर डिस्कस किया था एडिशन और कंडेंसेशन पॉलीमर्स की मैकेनिज्म वगैरह, और पॉलीमर्स को भी डिस्कस किया था। तो वो वीडियोस आप देख सकते हो। सिंथेटिक पॉलीमर्स के नोट्स का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, वो आप डाउनलोड कर सकते हो। बाकी मैंने आपको नेचुरल प्रोडक्ट्स के नोट्स भी दे दिए, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक उसका मिल जाएगा। तो नेचुरल रबर आपके क्या होते हैं? सबसे पहले क्या चीज़ लिखी है? इट इज़ अ नेचुरल पॉलीमर। नेचुरल रबर आपका एक नेचुरल पॉलीमर है जो नेचर में फाइंड किया जाता है। इट इज़ अ रिमार्केबल इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी इनकी बहुत अच्छी होती है नेचुरल रबर की। एंड अंडरगोस लॉन्ग रेंज रिवर्सिबल एक्सटेंशन इवन अंडर रिलेटिवली स्मॉल अप्लाइड फोर्स। हल्का सा भी अगर फोर्स अप्लाई करोगे इन पॉलीमर्स पे तो इनका पहली बात लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, तो एक्सटेंड ये बहुत दूर तक करते हैं हल्के से फोर्स अप्लाई करने पे भी। दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इलास्टोमर। नेचुरल रबर को हम इलास्टोमर भी कहते हैं। इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम लेटेक्स विच इज़ अ कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ रबर पार्टिकल्स इन वाटर। जो आपका नेचुरल रबर है ये आपका लेटेक्स से मैन्युफैक्चर होता है। लेटेक्स आपका एक कोलाइडल सॉल्यूशन जो फॉर्म होता है रबर पार्टिकल्स का वाटर पे एक्वा सॉल्यूशन पे, वो आपका लेटेक्स होता है और उसी से आपका ये नेचुरल रबर फॉर्म होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर की बात करते हैं नेचुरल रबर की। तो स्ट्रक्चर देखो, केमिकली नेचुरल रबर इज़ अ लीनियर 1,4 एडिशन पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन। अगर हम केमिकली देखें तो जो आपका नेचुरल रबर होता है वो आपका लीनियर 1,4 एडिशन पॉलीमर होता है आइसोप्रीन का। नेचुरल ये लीनियर 1,4 एडिशन पॉलीमर मतलब आइसोप्रीन का जब आप वो देखोगे स्ट्रक्चर, आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर क्या होता है? 2-मिथाइल 1,3-ब्यूटाडाइन, ये होता है आपका आइसोप्रीन। तो इसका जब पॉलीमराइजेशन होता है तो आपको पॉली आइसोप्रीन यहाँ पर मिलता है। तो यहाँ पर आपका 1,4 एडिशन हो रखा है आइसोप्रीन का, आपका 1,4 एडिशन हो रखा, उससे आपको पॉली आइसोप्रीन मिल रखा। और पॉली आइसोप्रीन आपका एक नेचुरल रबर है। ठीक है, तो ये जो आपका पॉली आइसोप्रीन है ये आपका सिस फॉर्म पे यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। जो आपको नॉर्मल यहाँ पर नेचुरल रबर देखेंगे वो आपके सिस फॉर्म पे ही करते, ट्रांस फॉर्म पे बहुत कम होते। नेचुरल रबर आपके सिस फॉर्म पे ही करते एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये जो आपका नेचुरल पॉलीमर है सिस पॉली आइसोप्रीन, तो ये आपका सिस फॉर्म पे यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। सिस फॉर्म पे ही आपको यहाँ पर दिखेगा। और जो आपके सिंथेटिक रबर्स होते हैं वो आपको ट्रांस फॉर्म पे दिखते हैं। ये आपका ट्रांस पॉली आइसोप्रीन है, इसको हम गुट्टा पर्चा भी कहते हैं। तो ये ट्रांस पॉली आइसोप्रीन ये आप ज़्यादातर आपको सिंथेटिक रबर्स में ही दिखेंगे। नेचुरल रबर में आपके सिस फॉर्म होती है, सिस पॉली आइसोप्रीन। ठीक है, तो स्ट्रक्चर की बात करें तो केमिकली जो नेचुरल रबर होता है आपका वो लीनियर 1,4 एडिशन पॉलीमर होता है आइसोप्रीन का। आइसोप्रीन का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है 2-मिथाइल 1,3-ब्यूटाडाइन। स्ट्रक्चर आपके पास ये हमने प्रीवियस भी डिस्कस कर रखा। ठीक है, तो इसका 1,4 एडिशन होता है 1,3-ब्यूटाडाइन 1,4 एडिशन हमने डिस्कस भी कर रखा है इसकी मैकेनिज्म बहुत पहले। तो उस तरीके से आपकी मैकेनिज्म होती है। पॉलीमराइजेशन होता है 1,4 एडिशन होगा और आपको मिलेगा पॉली आइसोप्रीन। ये जो आपके डबल बॉन्ड्स यहाँ पर है ये आपकी इस पोजीशन पे यहाँ पर आ जाएंगे जब इन मोनोमर यूनिट्स आपके कंबाइन होंगे तो। ठीक है, और आपके जो सिस पॉली आइसोप्रीन ये आपके नेचुरल पॉलीमर होते हैं, और जो ट्रांस पॉली आइसोप्रीन है ये आपका गुट्टा पर्चा जो होता है ये आपका सिंथेटिक रबर होता है। नेक्स्ट जो आपका आता है वो है वल्कनाइज्ड रबर। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेचुरल रबर के अंदर, इसको भी आपको अच्छे से देखना है। वल्कनाइजेशन रबर का कब होता है? जब उसकी इलास्टिसिटी आपकी कम होती है किसी रबर की, या वाटर एब्जॉर्प्शन टेंडेंसी कम होती है रबर की, या वो रेजिस्टेंट कम होते हैं, तब हम रबर का वल्कनाइजेशन करते हैं। तो क्या चीज़ लिखा है? नेचुरल रबर इज सॉफ्ट एंड टैकी या स्टिकी एंड बिकम्स इवन मोर सो एट हाई टेम्परेचर एंड ब्रिटल एट लो टेम्परेचर। जो आपके नेचुरल रबर होते हैं वो सॉफ्ट होते, स्टिकी टाइप के होते, और हाई टेम्परेचर आपके और हो जाते हैं सॉफ्ट और स्टिकी, और ब्रिटल होते हैं लो टेम्परेचर पे। देयरफॉर रबर इज जनरली यूज्ड इन टेम्परेचर रेंज अराउंड 283 to 335 केल्विन वेयर इट्स इलास्टिसिटी इज मेंटेन। तो इसलिए हम रबर को इनके स्टिकी या सॉफ्टनेस की वजह से हाई टेम्परेचर और ब्रिटल लो टेम्परेचर में हो जाते हैं, तो हम रबर को क्या करते हैं एक टेम्परेचर रेंज में स्टिक करते हैं अराउंड 283 to 335 केल्विन, जहाँ पर उनकी जो इलास्टिसिटी है वो मेंटेन रहे। इट हैज़ अ लार्ज वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, हैज़ लो टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड लो रेजिस्टेंस टू एब्रेजन। इनका जो वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होती है वो लार्ज होती है, टेंसाइल जो स्ट्रेंथ होती है वो लो होती है, और जो रेजिस्टेंस होता है जो आपका एब्रेजन अगर इसमें लग जाए तो जो रेजिस्टेंस होता है ये भी कम ऑफर करते हैं रबर्स जो आपके नेचुरल रबर होते हैं। ठीक है, इट हैज़ नॉन रेजिस्टेंट प्रॉपर्टीज एंड इज ऑल्सो ईजिली अटैक्ड बाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। इनकी एक नॉन रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी होती है, रेजिस्टेंस ये कम ऑफर करते हैं, एब्रेजन ईजिली हो जाता है। तो ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं उसके थ्रू आपके इजीली अटैक हो सकते हैं क्योंकि नॉन रेजिस्टेंट होते हैं।
दिस प्रॉपर्टी कैन बी इम्प्रूव्ड मार्केटली बाय अ प्रोसेस कॉल्ड वल्कनाइजेशन। तो ये जो आपकी लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होना या नॉन रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी ये जो ऑफर करते हैं, या इनकी वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कम होना, सॉरी लार्ज होना, और तो ये सब आपकी जो कमियां हैं नेचुरल रबर पे, ये आपकी वल्कनाइजेशन से सुधर सकती है। कैसे सुधर सकती है? वल्कनाइजेशन में आपका होता क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ हीटिंग रॉ रबर विथ सल्फर एट 373 टू 415 केल्विन। वल्कनाइजेशन के प्रोसेस में हम करते हैं क्या है? हम रॉ रबर को हीट करते हैं सल्फर के साथ एट टेम्परेचर 373 टू 415 केल्विन। सिंस दिस प्रोसेस इज स्लो, देयरफॉर एडिटिव्स लाइक जिंक ऑक्साइड आर यूज्ड टू एसिलरेट द रेट ऑफ वल्कनाइजेशन। तो ये जो प्रोसेस होती है रॉ रबर को हीट करना सल्फर के साथ, ये प्रोसेस आपकी नेचुरली स्लो होती है। तो यहाँ पर हम एडिटिव्स ऐड करते हैं, लाइक कैटलिस्ट हम यहाँ पर ऐड करते हैं जिंक ऑक्साइड, तो ये आपके रेट ऑफ वल्कनाइजेशन को बढ़ा देता है। द वल्कनाइज्ड रबर दस ऑब्टेन्ड हैज़ एक्सेलेंट इलास्टिसिटी, लो वाटर एब्जॉर्प्शन टेंडेंसी एंड इज रेजिस्टेंट टू द एक्शन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जब आपका रबर वल्कनाइज्ड हो जाता है तो उनकी इलास्टिसिटी अच्छी होती है, वाटर एब्जॉर्प्शन टेंडेंसी कम होती है, रेजिस्टेंट होते हैं टू एक्शन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तब यहाँ पर हम रबर का वल्कनाइजेशन करते हैं। During vulcanization, sulfur bridges or cross links between polymer chains are introduced either at their reactive allylic position or at the site of double bond. वल्कनाइजेशन के दौरान सल्फर ब्रिजेस या क्रॉस लिंक्स बिटवीन पॉलीमर चेन्स आपको देखने को मिलेगी। जैसे इसमें आप देखो सल्फर लिंकेज आपको मिल रही है, किस पोजीशन पे मिल रही है? या तो आपको मिलेगी एलाइलिक पोजीशन पे, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट वाली पोजीशन पे, यहाँ पर आपको सल्फर लिंकेज मिल रही है, या आपको मिलेगी एट साइट ऑफ डबल बॉन्ड्स। तो डबल बॉन्ड के साइड्स में भी आपको यहाँ पर लिंकेज देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको एलाइलिक पोजीशन पे देखने को मिलेगी डबल बॉन्ड से नेक्स्ट वाली पोजीशन पे। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ही सल्फर लिंकेज आपको दिख रहा है। और ये जो आपकी क्रॉस लिंकेज हो रही है सल्फर की, दिस क्रॉस लिंक्स मेक रबर हार्ड एंड स्ट्रॉन्गर एंड रिमूव द टेकीनेस या स्टिकीनेस ऑफ नेचुरल रबर। तो ये जो आपका सल्फर की जो लिंकेज हो रही है एलाइलिक पोजीशन पे या साइट ऑफ डबल बॉन्ड्स पे, तो ये जो क्रॉस लिंकेज हो रही है ये रबर को आपका और हार्ड करता है और स्ट्रॉन्गर करता है, और जो स्टिकीनेस है टेकीनेस है नेचुरल रबर पे वो आपका रिमूव करता है। द एक्सटेंट ऑफ हार्डनेस और टफनेस हाउएवर डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ सल्फर एडेड। कितना हार्ड होगा आपका रबर या कितना टफ होगा वो आपका उसमें निर्भर करेगा कि सल्फर कितना प्रेजेंट है आपका उस नेचुरल रबर पे। अबाउट 5% सल्फर इज़ यूज फॉर मेकिंग टायर रबर। 5% सल्फर आपका टायर रबर बनाने के लिए यूज़ होता है। 20 से 25% आपका यूज़ होता है इबोनाइट बनाने के लिए, और 30% सल्फर आपका यूज़ होता है फॉर मेकिंग बैटरी केस रबर। ठीक है, फिर आता है आपके सिंथेटिक रबर्स। नेचुरल रबर के बारे में इतना बहुत है। फिर आता है आपका लास्ट टॉपिक वह सिंथेटिक रबर्स। सिंथेटिक रबर्स में बी डिफाइंड एज एन वल्कनाइजेबल रबर लाइक पॉलीमर। सिंथेटिक रबर्स आपके वल्कनाइजेबल रबर के फॉर्म पे उसको हम देख सकते हैं, जैसे पॉलीमर्स आपके होते हैं, विच इज़ कैपेबल ऑफ गेटिंग स्ट्रेच्ड टू इट्स ट्वाइस इट्स लेंथ। उसकी जो नॉर्मल लेंथ होती है उसके ट्वाइस इट्स लेंथ तक उसको हम स्ट्रेच कर सकते हैं। हाउएवर इट रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप व्हेन द स्ट्रेचिंग फोर्स इज विदड्रॉन। तो जब हम उसको वापस खींच करके वापस उसके ओरिजिनल साइज पे लाएंगे तो अपना शेप वो रिगेन कर लेता है। ठीक है, तो ये आपके सिंथेटिक रबर्स की डेफिनेशन है। सिंथेटिक रबर्स आर ईदर होमोपॉलीमर्स ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइन और इट्स डेरिवेटिव। या तो आपके सिंथेटिक रबर होमोपॉलीमर्स होंगे जिसमें आपका एक ही मोनोमर यूज़ हो रखा है 1,3-ब्यूटाडाइन या उसके डेरिवेटिव्स, या आपके कोपॉलीमर्स भी हो सकते हैं जो दो डिफरेंट मोनोमर्स यूनिट से बन रखे हैं। या आपका कोपॉलीमर हो सकते हैं 1,3-ब्यूटाडाइन और विद अनदर अनसेचुरेटेड मोनोमर। ठीक है, तो या तो होमोपॉलीमर्स भी हो सकते हैं या आपके कोपॉलीमर्स भी हो सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट सिंथेटिक रबर्स है जैसे आपका नियोप्रीन है, ब्यूटा एस है, ब्यूना एन है और थायोकोल है। इसमें जो इंपॉर्टेंट है नियोप्रीन, ब्यूटा एस और ब्यूना एन, यही तीन आपके इंपॉर्टेंट है। नियोप्रीन में देखो इट इज़ अ पॉलीमर ऑफ क्लोरोप्रीन। क्लोरोप्रीन क्या होता है? 2-chloro-1,3-ब्यूटाडाइन। सेकेंड पोजीशन पे क्लोरीन है, बाकी 1,3-ब्यूटाडाइन आपके ऐसे ही है। ठीक है, तो ये आपका पॉलीमर है क्लोरोप्रीन का। क्लोरोप्रीन आपके पास मोनोमर है एंड इज ऑल्सो कॉल्ड पॉलीक्लोरोप्रीन। नियोप्रीन को हम पॉलीक्लोरोप्रीन भी कहते हैं। क्लोरोप्रीन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिशन ऑफ HCl एंड विनाइल एसिटाइलिन। द एडिशन टेक प्लेस ऑन द ट्रिपल बॉन्ड इन अकॉर्डिंग मार्कोनी ऑफ रूल। विनाइल एसिटिलीन से आपका ये बनता है, HCl के साथ रिएक्शन होती है, मार्कोनी एडिशन आपका होता है और आपको मिलता है क्लोरोप्रीन। ठीक है, तो इस तरीके से क्लोरोप्रीन आपका मोनोमर बनता है। तो जब आपका यहाँ पर क्लोरोप्रीन मोनोमर बन जाता है उसके बाद आपके यहाँ पर O2 या परऑक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है और आपको मिलेगा यहाँ पर नियोप्रीन। ठीक है, नॉर्मल जैसा आपका मोनोमर यूनिट्स
जुड़ते हैं उसी तरीके से आपका यहाँ पर ये क्या होगा, जब क्लोरोप्रीन मोनोमर यूनिट्स आपके कंबाइन होंगे और आपको नियोप्रीन यहाँ पर पॉलीमर मिलेगा। क्या लिखा है, इट इज़ एन एक्सीलेंट रबर लाइक मटेरियल। ये जो आपका नियोप्रीन है ये आपका एक्सीलेंट रबर लाइक मटेरियल है। यूज देखो, यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ होसेस, गास्केट्स, शू हील्स, स्टॉपर्स एट्सेट्रा। तो इसके लिए आपकी नियोप्रीन जो मैन्युफैक्चरिंग होती है तो उसके होसेस मैन्युफैक्चरिंग के लिए, गास्केट्स के लिए, शू हील्स के लिए, स्टॉपर्स के लिए, उनके लिए आपके नियोप्रीन यहाँ पर यूज़ होते हैं। ब्यूनाएन और नाइट्राइल रबर, दूसरा आपका जो इंपॉर्टेंट सिंथेटिक रबर है वो आपका ब्यूनाएन है। ठीक है, ये मैंने आपके नोट्स में सब कुछ अच्छे से लिखे हुए हैं, सब कुछ आपको मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ब्यूनाएन और नाइट्राइल रबर में देखो क्या है, ब्यूनाएन पे आपका जो मोनोमर्स होते हैं, एक आपके पास है यहाँ पर 1,3 ब्यूटाडाइन और दूसरा आपके पास है एक्राइलोनाइट्राइल। ठीक है, तो ये दो आपके पास यहाँ पर मोनोमर होते हैं, परऑक्साइड के प्रेजेंस में आपकी रिएक्शन होती है, हीट हम कराते हैं, कोपोलिमराइजेशन आपका होता है यहाँ पर और आपको मिलता है यहाँ पर ब्यूनाएन। ये डबल बॉन्ड आपका यहाँ पर शिफ्ट होता है, देन ये आपका जो डबल बॉन्ड है पाई बॉन्ड, ये आपका अटैक कराएगा इस पे और ये बॉन्ड आपको ऊपर शिफ्ट करेगा तो यहाँ पर कार्बोकैटायन जनरेट होगा। नॉर्मल जो आपकी रिएक्शन होती है जो हमने मैकेनिज्म देखी है, तो ये आपका जो डबल बॉन्ड है ये इसमें अटैक कराएगा, देन आपका यहाँ पर ब्यूनाइन आपको मिलेगा। ये हमने आयोनिक पॉलीमराइजेशन के मैकेनिज्म पे डिटेल पे देखा हुआ है कि किस तरीके से आपकी मैकेनिज्म होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके दो मोनोमर है ब्यूनाइन के, ब्यूटा 1,3 डाइन और एक्राइलोनाइट्राइल। यहाँ पर जो ब्यूनाइन आपको दिख रहा है, एन का मतलब है एक्राइलोनाइट्राइल। ठीक है, इसको हम नाइट्राइल रबर भी कहते हैं। लास्ट है आपका यूज़ देख लो एक बार, यूज्ड इन मेकिंग ऑयल सील्स, होसेस एंड टैंक लाइनिंग्स। ऑयल सील्स बनाने के लिए, होसेस, टैंक लाइनिंग्स के लिए आपके यूज़ होते हैं। लास्ट है ब्यूनाएस। ब्यूनाएस में जो आपके दो इंपॉर्टेंट मोनोमर्स है, एक है आपका 1,3 ब्यूटाडाइन, ये आपको बहुत जगह दिख जाएगा, और दूसरा आपका स्टाइरीन है। ठीक है, स्टाइरीन आपका क्या होता है, बेंजीन CH डबल बॉन्ड CH2। आप ये समझ सकते हो विनाइल ग्रुप के साथ आपका ये अटैच हो गया, क्या नाम है, ये फिनाइल रिंग, बेंजीन रिंग। ठीक है, तो किसके बेंजीन पे आपकी रिएक्शन होती है, सोडियम आपके पास यहाँ पर कैटलिस्ट होता है, हीट हम करवाते हैं, कोपोलिमराइजेशन होगा क्योंकि दो डिफरेंट मोनोमर्स है। तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर मिलता है ब्यूटाडाइन स्टाइरीन कोपॉलीमर। ये आपका ब्यूटाडाइन स्टाइरीन कोपॉलीमर है। ठीक है, तो ये जो डबल बॉन्ड्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं ये ब्रेक होंगे, यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड आएगा बीच में यहाँ पर, और लास्ट में CH सिंगल बॉन्ड, और आपका पूरा ये जो है, ठीक है, पहले यहाँ पर CH और ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH और यहाँ पर ये बेंजीन रिंग, बाकी आपका सब इसके साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर मिलेगा। ब्यूटाडाइन स्टाइरीन कोपॉलीमर कहते हैं इसको हम, आप इसको SBR भी कह सकते हो या ब्यूना एस भी कह सकते हो। वैसे नॉर्मली ब्यूना एस भी कहते हैं, कई कई बुक्स में आपको SBR करके भी दिखेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। SBR ब्यूना एस सेम है, दो पॉलीमर्स है, दो मोनोमर्स है, एक आपका 1,3 ब्यूटाडाइन है, दूसरा आपका स्टाइरीन है। क्लियर हो गया, तो इतना ही है आपका इस चैप्टर में सिंथेटिक पॉलीमर्स में। बाकी आप ये नोट्स डाउनलोड कर देना, 19 पेजेस के आपके नोट्स हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा। कोई भी कन्फ्यूजन होगी तो कमेंट में आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो पे हम कार्बोहाइड्रेट्स जो आपका एक और यूनिट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर 3rd ईयर 6th सेम के अंदर, वो हम करेंगे। उसके नोट्स भी आपको नेक्स्ट वीडियो पे मैं दे दूंगा और वो भी हम लेक्चर वीडियोस उसके देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।